हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोग साइंस के 20 ऑब्जेक्टिव की बात किए थे, जो विशेषकर उन 20 ऑब्जेक्टिव जो बिहार बोर्ड लगभग किसी न किसी तरह प्रत्येक साल पूछ रहा है। आज हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देख सकते हैं आप लोग 21 नंबर क्वेश्चन में है, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है। वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का मतलब होता है रंग, यानी पर्यायवाची शब्द है। वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। अमूमन अगर आप लोग फिजिक्स का तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि वायुमंडल में प्रकाश के नीला कलर का प्रकीर्णन जो है ना सबसे अधिक होता है, इसलिए बी नंबर होगा। और इसी घटना के कारण, इसी के वजह से आकाश जो है नीला भी दिखाई देता है। और इसके पीछे क्या राज है, हम लोग जब सब्जेक्टिव की बात करेंगे चैप्टर बाय चैप्टर उस चीज में समझा जाएगा। लेकिन अभी आप लोग वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है, उसका राइट आंसर है नीला। 22 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और उससे पहले 21 नंबर देखिए, 2021 में ये फर्स्ट पाली में ये क्वेश्चन पूछा था। 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन भस्म नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा भी सवाल करता है, निम्न में कौन अम्ल नहीं है, निम्न में कौन लवण नहीं है। आप इस तरह का क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। जब इस तरह का एक पैटर्न को समझ लीजिएगा तो आप किसी भी आंसर इस तरह का दे सकते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन भस्म नहीं है, ये पूछा है 2021 का प्रथम पाली में। आप देख सकते हैं ये क्या है, धातु है और ये ऑक्सीजन है। धातु के ऑक्साइड भस्म होते हैं। यह हमको निकालना कौन भस्म नहीं है, धातु के ऑक्साइड भस्म है। अब ये धातु और ये क्या है, ये है सोडियम और ये क्लोरीन। ये तो हम लोग जानते हैं कि लवण है। आगे बढ़ते हैं, क्या हो सकता है आगे में क्या होगा। सी नंबर देखिए, NaOH। और जानते हैं कि भस्म की सबसे बड़ी पहचान, अगर उसमें हाइड्रोक्साइड रहे तो ये भी भस्म है, ये भी भस्म है। और तीसरा देख सकते हैं सोडियम कार्बोनेट। धातु के कार्बोनेट क्या होते हैं, भस्म होते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। तो ये भी भस्म, ये भी भस्म और ये भी भस्म है। इसका मतलब है कि बी नंबर भस्म नहीं है। तो आंसर होगा NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, भस्म नहीं, ये एक लवण है। 23 नंबर देख सकते हैं, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। कभी कभी इस तरह का भी सवाल करता है कि पानी से भरी बाल्टी में जब एक सिक्का को डाला जाता है तो वो उभरा हुआ क्यों महसूस होता है, या फिर एक छड़ी को जब पानी से भरी बाल्टी में डालते हैं तो वो मोटा और तिरछा क्यों दिखाई पड़ता है। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इन सब के पीछे एक ही राज है, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन के घटना के कारण तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देता है किसके कारण, प्रकाश का अपवर्तन के कारण। तो प्रकाश का तो लिखा नहीं है, सिर्फ लिखा परावर्तन। बी नंबर प्रकीर्णन, अपवर्तन, इनमें से सभी। तो याद रखिएगा, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देना और बाल्टी से भरी पानी में जब सिक्का को डाला जाता है तो सिक्का का उभरा हुआ महसूस होना। जब कोई छड़ी पानी से भरी बाल्टी में डाला जाता है, छड़ी मोटा पर दिखाई देना और साथ में तिरछा दिखाई देना, यह प्रकाश का अपवर्तन के कारण ही होता है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। और ये भी क्वेश्चन पूछा 2021 का प्रथम पाली में। देख सकते हैं आप लोग कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन लगभग अमूमन पूछा जाता है। अब देखिए 24 नंबर, कल के वीडियो जो आप लोग देखे थे लगभग यही क्वेश्चन था, लेकिन पूछने का खाली तरीका अलग था। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। कल हम लोग पढ़े थे 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। आज ये प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा और एक ड्यूटी यूनिट और एक यूनिट ऊर्जा और 1 किलोवाट घंटा, हम लोग सबको एक जैसा ही कहेंगे, तीनों का मतलब सेम है। तो 24 नंबर देख सकते हैं, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या है। ये भी 2011 का, ये 2011 में द्वितीय पाली का क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो याद रखिए 3.6 इंटू 10⁻3, 3.6 10⁻5, 3.6 10⁻4 और 3.6 10⁻6। इसका राइट आंसर है क्या, 3.6 10⁻6। जिसको तोड़ेंगे तो होगा 36 लाख जूल, यानी एक यूनिट
विद्युत ऊर्जा का जो मान है क्या है 36 लाख जूल, यानी 3.6 इंटू 10⁻6 जूल है। और 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन अमूमन बच्चे एक डर के कारण, एक नॉलेज के अभाव के कारण छोड़ देते हैं। मुझे लगता है इनमें से सबसे आसान क्वेश्चन यही है, एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? 2021 में फर्स्ट पाली में पूछा था, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो आप इसको रटिए मत, आप इसको एक अंदाजी में तुक्का मत लगे, इसको समझिए कि एल्कोहल किसको कहते हैं। एक्चुअली एल्कोहल हम लोग शराब कहते हैं, और शराब का सूत्र होता है C2H5OH, इसको एथेनॉल कहते हैं, C2H5OH। आप देख सकते हैं कि जो शराब बना है ना, कार्बन, हाइड्रोजन और क्या है, ऑक्सीजन। तो भाई देखिए आप, एल्कोहल में क्या है, कार्बन तत्व है। यहाँ क्या पूछा है, एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं, यानी कौन मौजूद नहीं है? कार्बन है, दिख रहा है, हाइड्रोजन है, दिख रहा है, C नंबर, ऑक्सीजन दिख रहा है। इसका मतलब है ये पूरे संरचना सूत्र में, यानी ये रासायनिक सूत्र में क्या नहीं है, नाइट्रोजन। तो इसका आंसर क्या होगा, D नंबर। तो आप देख सकते हैं, आप अपना खुद फैसला कर सकते हैं कि सबसे अगर आसान कोई क्वेश्चन था तो यही था। बस यहाँ हम लोग को नॉलेज का अभाव था। हालांकि बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर या फिर शिक्षकों के माध्यम से हम लोग नहीं अभी पढ़े हैं, जाहिर सी बात है उनको तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं इस चीज को पढ़ चुके हैं, तो ऐसे में आप लोग ऐसे क्वेश्चन को मिस ना करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। 26 नंबर देख सकते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में क्या कहलाती है? कल के वीडियो में सवाल था कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? तो भाई 7 आवर्त है। चाहे आप मोस्ले की बात करें, यानी आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें, या मेंडलीफ की आवर्त सारणी की बात करें, यहाँ क्वेश्चन वही है लगभग, लेकिन सिर्फ पैटर्न तरीका अलग पूछ रहा है। आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा ए नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें आवर्त कहलाती है। कुछ साइड में प्रोग्राम चल रहा है, इसलिए साउंड पोल्यूशन हो रहा है, इसलिए हम लोग वीडियो को लॉन्ग ना करके जल्द से जल्द समेटने का कोशिश करेंगे। 27 नंबर देखिए, टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? 2020 का फर्स्ट सेटिंग में क्वेश्चन पूछा गया था, और 26 नंबर तो है 2020 में फर्स्ट सेटिंग में वो भी पूछा गया था। 27 नंबर, टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? आपको मालूम है, टमाटर, संतरा, सिरका में से तो एसिटिक अम्ल, संतरा में सिट्रिक अम्ल। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इमली में क्या पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल। कल इसी तरह का क्वेश्चन हम लोग के दही में, दूध से दही जो बनता है, दूध से जो दही बनता है उसमें कौन सा जीवाणु के कारण ऐसा होता है, कल हम लोग वीडियो में ऐसा समझे थे। और 28 नंबर देखिए, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूरदृष्टि दोष का संशोधित किया जा सकता है? यानी किस लेंस का प्रयोग करके दूरदृष्टि दोष को हम लोग दूर कर सकते हैं? तो आपको मालूम होना चाहिए कि कल के वीडियो में सेम यही क्वेश्चन निकट दृष्टि दोष के लिए था। तो निकट दृष्टि के लिए जब अवतल था, तो आज क्या है, दूरदृष्टि दोष है, यानी दीर्घ दृष्टि दोष है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर, उत्तल लेंस। किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है? तो याद रखिएगा उत्तल लेंस। निकट के लिए अवतल लेंस, और बाइफोकल किसके लिए करता है, जरा दूरदर्शिता, और बेलनाकार अबिंदुता। 29 नंबर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चुना है? कल भी इस तरह का क्वेश्चन हम जिक्र किए थे, 2018 का द्वितीय पाली में पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चुना है? तो याद रखिएगा ये क्या है, ये बिना बुझा हुआ चुना, बिना बुझा हुआ चुना यानी अनबुझा चुना। यहाँ क्या है, बुझा हुआ चुना, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग भगड़ा चुना कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ये चुना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट। नंबर, ताजमहल इसी से बना है। 30 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन, लेकिन बच्चों के लिए सिरदर्द ही बन जाता है केमिस्ट्री में। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीकरण के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो सबसे पहले, इसका जो आंसर है टिक मार देते हैं, ये भगड़ा चुना होगा। 30 नंबर, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु? तो बच्चे यहाँ क्यों नहीं जवाब दे पाते कि ग्लूकोज का उसको सूत्र नहीं है। ग्लूकोज का सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र, कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6। तो आप देख सकते हैं ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन कितना है, 6,
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। लेकिन मैं यही चीज कहना चाहता हूँ आप लोगों से, अगर आपको ये नहीं मालूम है कि ग्लूकोज क्या चीज है, लेकिन आपको इतना तो मालूम होना चाहिए कि ग्लूकोज का सूत्र लिखकर हम कम से कम ऐसी क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सके। अगर आपको ये नहीं मालूम है कि ग्लूकोज एक सरल कार्बोहाइड्रेट है जो जल में घुलनशील होता है, जो स्वाद में मीठा होता है, जिसका रासायनिक सूत्र आपको बोर्ड में दिख रहा है, और ये सजीव की कोशिकाओं के लिए सबसे प्रमुख ऊर्जा स्रोत है। अगर आपको इतनी सारी चीज नहीं मालूम है तो कम से कम आप उसका सूत्र लिखकर इस तरह का प्रश्नों का जवाब जरूर दे सकते हैं। मेरा कहने और बताने का मकसद यही है कि आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को मिस ना करें। जिस तरह से कल हम बोले थे कि अगर प्रकाश का परावर्तन का डेफिनेशन नहीं मालूम, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परिकिरणन का डेफिनेशन नहीं मालूम है, तो कम से कम प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम है, इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को हल करना आना चाहिए। और आज साउंड पोल्यूशन की वजह से हम लोग वीडियो को लॉन्ग नहीं कर पाएंगे। आज हम लोग यही तक रहने देते हैं। होप की शेरे चमन फूल चुनी शाद रहे, बाग बाग जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।